हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल में अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है इसके बारे में डिस्कस किया था। और आज अपन पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। तो हेडिंग लिखेंगे एटॉमिक रेडियस। तो अपन लिखेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, बेटा देखिएगा एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एक एटम, उसकी रेडियस को क्या बोल दोगे? एटॉमिक रेडियस। अपन ये कंसिडर कर लेते हैं एक एटम है, ये एक एटम मान लिया, आइसोलेटेड एटम ऐसे मान लिया, हालांकि होता नहीं है एटम आइसोलेटेड, अपन मान लेते हैं कि आइसोलेटेड एटम है। यहां पे इसका ये सेंटर है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, और ये इसका वैलेंस सेल है। इसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है इसी का नाम होता है एटॉमिक रेडियस। मैं मान लेते हैं ये एटम है, ए एटम है, ये कोई ए एटम मान लिया। तो यहां पे इसके सेंटर से लेकर सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल, इसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है या जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसी का नाम क्या होता है? एटॉमिक रेडियस। आर मीन्स क्या होगा? रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ एटम ए, इसकी रेडियस। थ्योरेटिकली तो ऐसे बोल सकते हो आप। थ्योरेटिकली क्या बोला? थ्योरेटिकली एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड एटम। लेकिन प्रैक्टिकली क्या दिक्कत आती है? प्रैक्टिकली ये दिक्कत आती है कि पहली बात तो एटम होते हो आइसोलेटेड नहीं होते। नोबल गैस है या इनर्ट गैस है उसको छोड़ दो तो बाकी तो सब बॉन्डेड स्टेट में मिलते हैं। और अगर आप मान लो कि नोबल एटम ले भी रहे हो, मान लो कि कोई इनर्ट गैस का एटम है, उस कंडीशन में भी ये दिक्कत आती है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसकी बाउंड्री है वो फिक्स नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वैलेंस शेल की जो बाउंड्री है वो भी फिक्स नहीं होती है। तो थ्योरेटिकली तो अपन ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड एटम। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एटम किस फॉर्म में मिलते हैं? बॉन्डेड फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर हो गया? और बॉन्डेड कंडीशन में उसकी अपन एटॉमिक रेडियस फिर कैलकुलेट करते हैं। तो लिखेंगे पहले थ्योरेटिकली, लिखेंगे थ्योरेटिकली एटॉमिक रेडियस, इधर लिख देता हूं मैं, थ्योरेटिकली atomic radius is defined as shortest distance between center of nucleus to valence cell। क्या बोलोगे? defined as shortest distance between center of nucleus to valence cell of isolated atom। shortest distance between center of nucleus to valence cell कौन सी कंडीशन में? आइसोलेटेड एटम हो, उस कंडीशन में ऑफ आइसोलेटेड एटम। तो बेटा जी आपने क्या पढ़ा यहां पे कि कोई भी एक एटम है, आइसोलेटेड एटम है, उसमें न्यूक्लियस है उसके सेंटर से लेकर वैलेंस सेल है उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसको अपन क्या बोल देंगे? एटॉमिक रेडियस। बट ये क्या है? थ्योरेटिकली है। प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली नो एटम एक्सेप्ट नोबल गैस एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में नोबल गैस के अलावा कोई एटम होता हो फ्री कंडीशन में प्रेजेंट ही नहीं होता। देयरफॉर एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आर मेजर्ड इन देयर बॉन्डिंग कंडीशन। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उसकी बॉन्डिंग स्टेट है, उस कंडीशन में आप उसमें बॉन्ड देखो कि किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। ये मान लीजिए कि नॉन मेटल है तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पर जो मेजर करोगे कोवलेंट रेडियस। जैसे इनर्ट गैस है, वंडरवॉल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर होता है वंडरवॉल रेडियस। जैसे मेटल है, मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है तो वहां पर आप मेजर करते हैं मेटेलिक रेडियस। तो लिखेंगे प्रैक्टिकली नो एटम, प्रैक्टिकली नो एटम एक्सेप्ट नोबल गैस exist in free state,
इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशंस, बेटा नॉर्मल कंडीशन होंगी तो वहां पर नोबल गैस के अलावा कोई एटम होता वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता। तो आप एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे? आप उसकी जिस टाइप का बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डेड स्टेट है, उसी में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अपन ये लिख सकते हैं देयरफॉर एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट मेजर्ड इन देयर बॉन्डिंग कंडीशन, देयरफॉर atomic radius, therefore atomic radius of atom of element is measured in their bonding condition, तो वहां पर एटम उसकी रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बॉन्डिंग कंडीशन में। और बॉन्डिंग कंडीशन में 3 टाइप का होता है, जनरली 3 टाइप लेते हैं अपन, दैट आर 3 टाइप्स, लिख लेना, दैट आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट आर ऑफ 3 टाइप्स। जैसे मैं ये बोल देता हूं कोवलेंट रेडियस, फर्स्ट है कोवलेंट रेडियस। इसका मतलब बेटा यहाँ पर एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? कोवलेंट बॉन्ड। और आप ये जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन नॉन मेटल्स, ठीक है? तो ये लिख सकते हो आप, एग्जिस्ट बिटवीन नॉन मेटल्स बॉन्डेड, एग्जिस्ट बिटवीन नॉन मेटल्स बॉन्डेड। ये कब होगा? जब नॉन मेटल हो। ऐसे ये लिख सकते हो आप मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। इसका मतलब यहां पे क्या है? मेटेलिक बॉन्ड है, और मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन मेटल्स बॉन्डेड। और एक और बताएंगे अपन, वांडरवाल रेडियस, वांडरवाल्स रेडियस। एग्जिस्ट बिटवीन इनर्ट गैस, ये भी लिख सकते हो, या कोई भी नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है उसके बीच में होती है, एग्जिस्ट बिटवीन नोबल गैस और नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो बेटा जो भी अपन ने लिखा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अपन पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस में बेटा क्या बताए, कोई भी एटम है, रेडियस क्या होती है? सेंटर टू आउटरमोस्ट सेल है उसके बीच की डिस्टेंस। लेकिन एटम वो आइसोलेटेड कंडीशन में नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। कौन मिल सकता है नोबल गैस? वहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो फिक्स नहीं मिलेगी आपको। इसलिए अपने को कब कहां पे कैलकुलेट करना होगा एटॉमिक रेडियस? बॉन्डेड कंडीशन है उसके अंदर कैलकुलेट करना होता है। क्लियर हो गया? और बॉन्डेड कंडीशन में देखते हो तो जनरली 3 टाइप के बॉन्ड, हालांकि आयनिक बॉन्ड भी होता है, वो भी बताएंगे, केटाइन और एनाइन है, उसकी रेडियस को भी डिस्कस करेंगे। तो अपन बेसिक में क्या बताएंगे कि कोवलेंट रेडियस, फिर कौन सा होगा? मेटेलिक रेडियस, फिर वांडरवाल रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस क्या होगा? जब कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वहां पर कोवलेंट रेडियस, और मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो मेटेलिक रेडियस, और वांडरवाल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वहां पर अपन कैलकुलेट करेंगे वांडरवाल रेडियस। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा और बता देता हूं इसको, एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे अपन। जैसे मैं ये बात कर रहा हूं कि नॉन मेटल और नॉन मेटल है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। देखिएगा, और उसके बेसिस पे बेटा मैं इसके आपको ऑर्डर भी बताता हूं कि रेडियस है उसका क्या ऑर्डर होता है। देखिएगा, अपने ये देखा, ये मान लें कि क्लोरीन है, नॉन मेटल होता नहीं क्लोरीन, ये क्लोरीन एटम है, वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ में से मिल गया। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये क्लोरीन एटम था, ये दूसरा क्लोरीन एटम है, तो ये क्या बन गया? Cl2 मॉलिक्यूल। नॉन मेटल, ये इसके न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डी से। डी बेटा यहां पे क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी को बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो आप। ये होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है,
अब यहां पे इसकी जो हाफ डिस्टेंस होगी, हाफ जो बॉन्ड लेंथ होगी, ये हाफ, ये होगी इसकी एटॉमिक रेडियस, ये मैं लिख सकता हूं RCl। और ये भी कौन सी रेडियस होगी इसकी, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो कौन सी रेडियस होगी, कोवलेंट रेडियस, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, कोवलेंट रेडियस। यानी बेटा कोवलेंट रेडियस है या कोई भी रेडियस है वो क्या होती है, जो भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है ना उसका हाफ होती है, हाफ ऑफ टोटल लेंथ, ये लिख सकते हो हाफ ऑफ टोटल लेंथ, टोटल बॉन्ड लेंथ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से कोवलेंट रेडियस होती है। ऐसे मान लीजिए दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है, दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल लिया, ये दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है, ये नेक्स्ट Cl2 मॉलिक्यूल। तो बेटा यहां पे Cl2 मॉलिक्यूल के लिए देखोगे तो वही सेम होगी, यहां पर भी कोवलेंट रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ। और मैं यहां पे इसको ले रहा हूं सॉलिड कर रहा हूं, सॉलिडिफाइड कंडीशन में ले रहा हूं, सॉलिडिफाइड स्टेट। सॉलिडिफाइड स्टेट में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर, मॉलिक्यूल्स बिकम्स क्लोजर, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अब देखो बेटा यहां पे क्या होगा, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो यहां पर इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, आपस में तो कोई शेयरिंग नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुआ है, नॉन बॉन्डेड स्टेट में ही प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी इनके बीच में सिमिलर प्रॉपर्टीज के कारण एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसका नाम होता है वनरेबल अट्रैक्शन फोर्स। और उस कंडीशन में यहां पे इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों के न्यूक्लियस की, उसकी जो हाफ डिस्टेंस होगी, ये वाली, ये हाफ डिस्टेंस होगी, इसका नाम क्या होगा, वनरेबल रेडियस, VWR लिख देता हूं, वनरेबल रेडियस, ठीक है। ऐसे मेटल मेटल के बीच में जो शेयरिंग होगी, बॉन्डेड रीजन वहां पे भी होता है, वहां पर भी हाफ डिस्टेंस होती है, वो क्या होगी, मेटेलिक रेडियस। क्लियर हुआ। तो बेटा आप ये देखोगे कि कोवलेंट के अंदर तो एटम बहुत एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। सबसे कम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसमें मिलेगी, कोवलेंट में, उसके बाद में मेटल में आएगा। और यहां पर वंडरवॉल फोर्स होता है, वो तो सबसे वीक फोर्स होता है, वहां पर तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बॉन्डेड कंडीशन में ही नहीं आते, यानी सबसे ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसमें मिलेगी, वंडरवॉल में। और इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ ही क्या होता है, बॉन्ड, सॉरी उसका हाफ ही क्या होता है, रेडियस। तो अगर आपको पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रेडियस, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ रेडियस, रेडियस अगर उसका ऑर्डर आप देखो तो सबसे आप देखोगे सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होगी, R वंडरवॉल, वंडरवॉल रेडियस वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें होती है, वंडरवॉल में। एक एक को बेटा एक्सप्लेन भी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद में कौन सा होगा, R मेटेलिक, और सबसे स्मॉल कौन सी होती है, कोवलेंट। तो ये भी नीट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा उसको मैं एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं। अपन पढ़ रहे कोई एटम है, उसके सेंटर क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटरमोस्ट सेल है उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसका नाम होता है एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये तो कब होगी, जब एटम आपको आइसोलेटेड कंडीशन में मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो एटम आइसोलेटेड कंडीशन में नहीं मिलते। तो उस कंडीशन में किस कंडीशन में मिलते हैं, बॉन्डेड कंडीशन में। किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोवलेंट हो सकता है, मेटेलिक हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, जिसके लिए थोड़ी सी अलग कंडीशन है जिसको सेपरेट पढ़ेंगे, या वनरवॉल भी हो सकता है। तो वहां पर जो भी बॉन्ड हो उसकी हाफ डिस्टेंस को अपन क्या बोल देते हैं, उसकी रेडियस। क्लियर है। तो अपन तीन टाइप के बॉन्ड यहां पे पढ़े, कौन कौन से, कोवलेंट, मेटेलिक एंड वंडरवॉल। तो 3 रेडियस है, इसको डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी रेडियस हो जाएगी, कोवलेंट रेडियस, देन मेटेलिक रेडियस, देन वंडरवॉल रेडियस। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, मिटा दें। देखो अब अपन पढ़ रहे कोवलेंट रेडियस।
कोवलेंट रेडियस। देखो कोवलेंट रेडियस क्या हो गया, दो नॉन मेटल है उसके बीच में, दो सेम नॉन मेटल है उसके बीच में अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर जो कोवलेंट बॉन्ड लेंथ होगी, कोवलेंट बॉन्ड की जो लेंथ होगी या जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसका हाफ ही क्या होता है, कोवलेंट रेडियस। या मैं शॉर्ट में इसको ये भी लिख सकता हूं, हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ सिंगल कोवलेंट लेंथ, हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ सिंगल कोवलेंट लेंथ। जैसे बेटा मैंने मान लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये आपको क्या लिखा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये वाला एक हाइड्रोजन एटम होगा, इधर वाले एक हाइड्रोजन एटम है, सेम एटम है, ठीक है। ये इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सिंगल कोवलेंट, ये ध्यान में रखना, ये जो भी कंडीशन अपन बता रहे हैं वो किसके लिए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए। ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं लिख देता हूं डी, ये पूरी डिस्टेंस है, इसको मैं लिख रहा हूं डी एच एच, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसका जो हाफ पार्ट है ये इसकी क्या होगी, वंडरवॉल रेडियस, आर एच, वंडरवॉल रेडियस ऑफ सॉरी कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, वंडरवॉल नहीं, कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन एटम ने दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब मैंने ये मान लिया, मान लो कि यहां पे ये दे रखा, आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहा हूं, मान लो आपको ये दे दिया डी एच एच, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स, ये 74 पिकोमीटर। देन कैलकुलेट द कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बॉन्ड लेंथ होता है उसका हाफ, रेडियस होती, तो यहां पे क्या लिखोगे, आर हाइड्रोजन इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2। ये कितना होता है, कितना गिवन है, 74 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा, 37 पिकोमीटर, ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितनी आएगी, 37 पिकोमीटर। तो माइंड में क्या सेट रखना है, जब दो सेम एटम के बीच में, फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं आपको, जब दो सेम एटम के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस कंडीशन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ पार्ट क्या होगा, उसकी हाफ वैल्यू क्या होगी, कोवलेंट रेडियस। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, इस साइड में फिर से लिख देता हूं, इट इज हाफ ऑफ द शॉर्टेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज हाफ ऑफ द शॉर्टेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड नॉन मेटल्स। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है बेटा, उसका फॉर्मेशन किसके बीच में होता है, नॉन मेटल्स के बीच में, बिटवीन बॉन्डेड नॉन मेटल ऑफ सेम टाइप। और इसमें भी क्या लिख सकते हैं अपन, बॉन्डेड बाई सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ। जैसे मैं ना कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको ये बताना है इसके अंदर कि किसके अंदर आप कोवलेंट रेडियस है उसको मेजर कर सकते हो और कहां पर मेजर नहीं कर सकते हो। देखो कोवलेंट रेडियस का मेजरमेंट किस में होगा, जैसे मैंने लिखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्रोक्साइड, मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं, फोर्थ ओजोन, चलो ये बता, सिंगल करेक्ट है। तो इससे पहले अपने को स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पे नहीं होगा। क्या होना चाहिए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नहीं हुआ। हाइड्रोजन प्रोक्साइड हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें सभी बॉन्ड कौन से होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ओजोन है, उसके अंदर भी डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर भी मेजर नहीं कर सकते। तो कोवलेंट बॉन्ड मेजरमेंट के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, और सेम नॉन मेटल के अंदर होता है, उस कंडीशन में हाफ डिस्टेंस उसकी कोवलेंट रेडियस होती है। अब बात करते हैं, मान लो कि सेम एटम नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड का तो फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे HCl है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, दोनों नॉन मेटल है, दोनों के बीच में कोवलेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो वहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां पर बॉन्ड लेंथ, क्योंकि यहां पर तो बेटा दोनों के सेम एटम है, वहां पे ऐसा नहीं हो सकता, हाइड्रोजन तो स्मॉल एटम हो गया, क्लोरीन है वो बिगर एटम हो गया, उस कंडीशन में दोनों के लिए तो बराबर नहीं हो सकती ना, क्योंकि यहां से देखो ये हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये तो स्मॉल हो गई, ये लार्ज हो गई। तो इस कंडीशन में इसकी बॉन्ड लेंथ और रेडियस में क्या करेंगे, तो इसकी बॉन्ड लेंथ और रेडियस के अंदर एक रिलेशन बताया था समाकरण स्टीवेंसन ने, तो इसको बोल दिया, और एक फॉर्मूला दिया था जिसको बोल दिया जाता है स्टीवेंसन समाकर फॉर्मूला, उससे अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और डिटेल में बताते हैं। रिलेशन बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड कोवलेंट रेडियस, नोट कर लिया। देखिए हेडिंग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी को बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो आप, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड कोवलेंट रेडियस is given by Stevenson's समाकर फॉर्मूला। स्टीवेंसन समाकर फॉर्मूला इससे बताया था। एटॉमिक रेडियस, कौन सी एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट की बात कर रहे हैं, तो कोवलेंट रेडियस और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या कोवलेंट बॉन्ड लेंथ है, उसके बीच में जो रिलेशन बनाया था वो किसने बनाया था, स्टीवेंसन समाकर ने बनाया था, तो इसको बोल देते हैं स्टीवेंसन समाकर फॉर्मूला। ये होता है जैसे दो एटम मान लिया ए और बी, तो आप इनके बीच की डिस्टेंस है वो लिखा ए बी, ए बी इक्वल टू होता है आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। देखो ये क्या होते हैं, यहां पे कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ए बी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एटम, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। क्लियर। सेकेंड वन है आर ए, आर ए क्या होगा, कोवलेंट रेडियस ऑफ ए एटम, कोवलेंट रेडियस ऑफ ए, एंड आर बी क्या होगा, कोवलेंट रेडियस ऑफ बी, कोवलेंट रेडियस ऑफ बी, एंड डेल्टा एक्स, बेटा डेल्टा एक्स होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ए एंड बी, और ये डिफरेंस क्या होता है, हायर माइनस लोअर, जिसकी ई एन ज्यादा होती है उसको पहले लिखते हैं और लो वाली को माइनस कर देते हैं। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या शॉर्ट में इसको ई एन भी लिख देते हैं, या बेटा कई जगह पर ये डेल्टा एक्स है ना, उसकी जगह पर डेल्टा ई एन भी लिखा मिल सकता है आपको। डेल्टा ई एन क्या होगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ए एंड बी। तो ये था बेटा आपका स्टीवेंसन समाकर फॉर्मूला।
क्या बताया, फिर से बता रहे कि कोवलेंट रेडियस और आपका जो बॉन्ड लेंथ है या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको रिलेट किया था स्टीवेंसन समाकलन ने। एक फॉर्मूला बनाया, क्या था, DAB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नोट कर लीजिए, अब इसको अप्लाई करना सीखेंगे अपन। नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें, आगे बढ़े, बढ़ते हैं, चलो। बस ये ध्यान में रखना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा। कॉपी पेन निकाल के रखिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाइएगा। अब देखो, अपना हेडिंग लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कोवलेंट रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ कोवलेंट रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट कंडीशन में ये मान लेता हूं कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेम नॉन मेटल। फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट, इसको केस की फॉर्म में लिख रहा हूं, केस फर्स्ट, व्हेन कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू सेम नॉन मेटल्स, दो सेम नॉन मेटल इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो स्टीवेंसन समाकलन फॉर्मूला क्या बोलता है, DAB इक्वल टू होगा RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। सेम नॉन मेटल है, सेम एटम है, सेम एटम्स, इट मीन्स ए और बी अलग अलग नहीं है, इट मीन्स ए इक्वल टू क्या होगा, बी, सेम ही तो हो गया। तो इसको बी की जगह अपन ए भी लिख सकते हैं या ए की जगह बी लिख सकते हो, सेम ही हो गया ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, AA इक्वल टू RA प्लस RA माइनस 0.09 डेल्टा, सेम एटम है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी और डिफरेंस कितना हो गया, 0। जैसे फ्लोरीन की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, F2 की बात करोगे, F2 एटम हो गया ना, तो वहां पर दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाली टर्म कितनी होगी, 0। देन DAA इक्वल टू 2RA, देन RA इक्वल टू DAA डिवाइड बाई 2। इट मीन्स हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज नॉन एज कोवलेंट रेडियस। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर हुआ, ये केस फर्स्ट। नेक्स्ट मैं बनाता हूं केस सेकंड, दूसरा मार्कर से लिखते हैं केस सेकंड। अब अपन ये मान लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एटम बट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नेग्लिजिबल। ये मान लो कि जैसे हाइड्रोजन है और फॉस्फोरस है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट कितनी होती है, 2.1, इस टाइप की कोई कंडीशन है। देखो क्या बता रहे हैं, व्हेन कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट between two different non-metals, but difference of electronegativity is negligible। मैं बोल रहा हूं बेटा, हो सकता है आपको साफ नहीं दिखाई दे, मार्कर में इंक खत्म हो गई, अभी पिलाते हैं। देखो आपको सेकंड केस क्या बताया, व्हेन कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट नॉन मेटल,
बट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नेग्लिजिबल। इट मीन्स डेल्टा ई एन कितना मानना है, 0। तो यहां पर दो एटम होगा, जैसे ये वाला एटम होगा ए, ये एटम है ए, सेकेंड एटम है ये बी, डिफरेंट है, साइज वगैरह भी इसकी डिफरेंट है। ये न्यूक्लियस है, ये इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी डी ए बी। तो स्टीवेंसन सोमाकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डी ए बी इक्वल टू क्या होगा, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नेग्लिजिबल, तो ये वाली कंडीशन आप क्या होगा, ये वाला कितना होगा, 0। देन डी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेडियस आर ए प्लस आर बी। इस कंडीशन में हाफ नहीं बोल सकते, हो सकता है एक एटम है वो स्मॉल है, जैसे हाइड्रोजन वो स्मॉल होता है, क्लोरीन है उसकी कंपैरिजन में लार्ज है, तो दोनों की रेडियस इक्वल नहीं बता सकते हो ना आप। वो तो कब बता सकते हो, जब दोनों सेम एटम हो। नोट कीजिए इसको। इसके बाद में अपन थर्ड केस पे आते हैं कि बोथ एटम आर डिफरेंट एंड डिफरेंस ऑफ ई एन इज नॉट नेग्लिजिबल या कंसिडरेबल। उसके डिफरेंस ऑफ ई एन है वो कंसिडरेबल है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, फिर तो अपन पूरा फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बेसिस पे एक मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया, ओके। केस थर्ड, अपन आते हैं थर्ड केस पे। देखिएगा थर्ड केस, केस थर्ड। थर्ड केस में देखिए क्या माना, दोनों एटम अलग है और डिफरेंस ऑफ ई एन इज कंसिडरेबल व्हेन both non-metals are differ and difference of their En and difference of their electronegativity is considerable, इट मीन्स नेग्लिजिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, पूरा फॉर्मूला लगाओगे, क्या होगा, डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। पूरा फॉर्मूला लगा के फिर कैलकुलेट करना है। देखो एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बताता हूं। देखो वहां पर दे रखा था रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, कोऑर्डिनेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिखेंगे, कोऑर्डिनेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, आर ए कोऑर्डिनेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको गिवन है। और मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाता हूं, एक इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। H2 एंड Cl2 दो मॉलिक्यूल है, H2 एंड Cl2 दो मॉलिक्यूल है और इनकी बॉन्ड लेंथ आर 1.1 एंड 1.6 एंगस्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। हाइड्रोजन और Cl2, H2 और Cl2 दो मॉलिक्यूल है, वहां पर H2 मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.1 और Cl2 मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.6 एंगस्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द DHCl, इट मींस बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, या ये कह सकते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और साथ में आपको ये बता देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H एंड Cl are 2.1 and 3 respectively. फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 एंड Cl2 मॉलिक्यूल आर 1.1 एंड 1.6 एंगस्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली।
कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl मॉलिक्यूल while electronegativity of H and Cl are 2.1 and 3 respectively। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कीजिएगा, करो अपने से। फॉर्मूला लगाएंगे स्टीवेंसन समाक का फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेट करो। नोट कर लिया? आगे चलें, कैलकुलेट करें। देखो आपने क्या किया है उसको मैच करना, पहुंच करके एक बार अपने से करोगे। देखिए बेटा, आपका ये वाला फॉर्मूला होता है DAB इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। मैं यहां पर ए को रिप्लेस कर देता हूं H से और बी को रिप्लेस कर रहा हूं Cl से। तो आप यहां पे क्या लिखो, DHCl इक्वल टू रेडियस ऑफ H प्लस कॉलन रेडियस ऑफ Cl। यहां पर RA एंड RB कॉलन रेडियस ऑफ A एंड B है, माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 1.1, रेडियस ऑफ क्लोरीन 1.6। नहीं, ये आपको बॉन्ड लेंथ दे रखी है और सेम एटम है तो वहां पे बॉन्ड लेंथ देखो, ये दे रखा आपको H2, ये H2 मॉलिक्यूल आपका, ये H2 है। इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये आपको दे रखी है। ये कितनी गिवन है आपको, कितनी गिवन है 1.1। देन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 1.1 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा 0.55। ऐसा ही सेम क्लोरीन के लिए, जैसे ये ClCl मॉलिक्यूल है, ये Cl एटम है, ये Cl एटम है, तो उसकी हाफ डिस्टेंस होगी, ये इसकी रेडियस होती है, हाफ डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी आपकी, तो कितना होगा DClCl डिवाइड बाई 2, ये होगा ना। तो यहां पर लिखेंगे DHCl बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, तो RH क्या लिखोगे DH2 डिवाइड बाई 2, DCl2 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.09 डेल्टा एक्स, डिफरेंस ऑफ EN, हाई माइनस लॉ करते हैं, 3 माइनस 2.1 कितना हो गया 0.9। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये कितना है 1.1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 0.55। Cl2 1.6 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा 0.80, माइनस मल्टीप्लाई करो 81 हुआ क्या, 9 0.081 कितना है 1.35 माइनस 0.081 कितना होगा, ये होगा 9621 एंगस्ट्रॉन। इट मीन्स ऑलमोस्ट 1.3 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये थी बेटा आपकी कोवलेंट रेडियस। कौन सी कंडीशन में कोवलेंट रेडियस आपने कंसीडर की है, सेम एटम हो, डिफरेंट एटम हो, लेकिन EN नेग्लिजिबल हो, और थर्ड कौन सा था, दोनों एटम डिफरेंट है और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंसिडरेबल। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं मेटेलिक रेडियस, नोट कीजिएगा इसको। नोट कर लिया? तो ये थे आपके कोवलेंट रेडियस। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटेलिक रेडियस। सेकेंड हेडिंग लिखेंगे मेटेलिक रेडियस। देखिएगा मेटेलिक रेडियस में क्या होता है। मेटेलिक रेडियस इट मींस कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बिटवीन होता है, मेटल एंड मेटल। देखिएगा सेकेंड वन है मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। अब देखिए मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ दो मेटल्स के बीच में, तो उनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ पार्ट ही क्या होगा, मेटेलिक रेडियस। तो ये भी लिख सकते हो हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ मेटेलिक बॉन्ड लेंथ, लिखेंगे हाफ ऑफ द
half of the value of metallic, half of the value of metallic bond length, half of the value of metallic bond length. इसी को आप क्या बोल देंगे, मेटेलिक रेडियस. जैसे अपन बात करें सोडियम की, सोडियम फॉर्म मेटेलिक लेटिस. लेटिस को एक टाइप से आप ये मान सकते हो कि सॉलिड है, ठीक है. जैसे मैंने लिखा सोडियम फॉर्म मेटेलिक लेटिस. एक टाइप से मैं लिख सकता हूं कि ये सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड है, इसका फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है बेटा. जनरली ये देखा जाता है कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब एटम में शेयरिंग ज़्यादा होती है, वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, और बीच की डिस्टेंस कम होगी तो हाफ पार्ट भी कम मिलेगा, यानी रेडियस कम होगी. मेटल में ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि मेटल के अंदर ऑलमोस्ट ये टच होते हुए होते हैं, हालांकि बॉन्डेड रीजन होता है, थोड़ा सा अंदर दिखा सकते हो वैसे, इस टाइप से होता है. ये जैसे सोडियम एटम है, इस टाइप से बॉन्डेड होता है सोडियम एटम. तो यहां पर देखो ऑलमोस्ट ये टच करते हुए रहते हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, ये सोडियम है, ये भी सोडियम एटम है, सोडियम एटम है, ऐसे. तो ये जो इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इनका हाफ पार्ट क्या होगा, मेटेलिक रेडियस. देखो इसका ये हाफ पार्ट, ये वाला हाफ पार्ट, ये तो बेटा सॉरी ये वाला क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका ये जो हाफ पार्ट होगा यहां से यहां तक, ये पार्ट, इसी का नाम क्या होगा, मेटेलिक रेडियस. इसको मैं शॉर्ट में RM से लिख रहा हूं, RM मीन्स मेटेलिक रेडियस. तो इसके लिए भी लिख सकते हो, इट इज हाफ ऑफ द शॉर्टेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड सेम एटम. ठीक है, तो लिखेंगे इट इज, लिखेंगे इट इज हाफ, देखो ये बॉन्डेड एटम है, इसका हाफ पार्ट, इट इज हाफ ऑफ द शॉर्टेस्ट, इट इज हाफ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ bonded atom of same atom. सेम बॉन्डेड एटम होते हैं, उसके जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ, इसी का नाम क्या होगा, मेटेलिक रेडियस. नोट कीजिएगा. तो फर्स्ट अपन ने पढ़ी कोवलेंट रेडियस, उसके बाद में अपन डिस्कस कर रहे हैं मेटेलिक रेडियस. थर्ड वन इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन होती है वंडरवॉल रेडियस. नोट कर लीजिए इसको, थर्ड है वंडरवॉल रेडियस. मिटा दे, देखिए थर्ड वन है वंडरवॉल रेडियस. वंडरवॉल रेडियस. सबसे पहले ये बात करें वंडरवॉल रेडियस कहां पे मिलेगी, जहां पर वंडरवॉल अट्रैक्शन होगा. और वंडरवॉल अट्रैक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, नॉन बॉन्डेड एटम, जैसे इनर्ट गैस हो गई, या ऐसे मॉलिक्यूल जो आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते. जैसे Cl2 है, क्लोरीन क्लोरीन मिलके तो Cl2 बना लिया, लेकिन एक Cl2 मॉलिक्यूल और दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल के साथ में वंडरवॉल अट्रैक्शन के थ्रू एडेड रहते हैं. और एक कंडीशन और यहाँ पे लगाते हैं कि यहाँ पर जब भी आप वंडरवॉल रेडियस को मेजर करते हैं तो कोई भी गैस के अंदर जब मेजर कर रहे हैं तो उसको आप क्या कर लेते हैं, सॉलिड बना लेते हैं, सॉलिडिफाइंग कर लेते हैं. ठीक है, तो इसके कंडीशन में भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी नॉन बॉन्डेड एटम के बीच की, उसी का नाम क्या होगा, वंडरवॉल रेडियस. तो इसके लिए भी आप क्या लिखोगे, इट इज हाफ ऑफ द शॉर्टेस्ट, it is half of the shortest distance between nuclei of non bonded atom.
न्यूक्लियाई ऑफ नॉन बॉन्डेड एटम। और वो नॉन बॉन्डेड एटम कौन से होते हैं? जनरली नोबल गैस हो सकती हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स भी यहां पे हो सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहां पे लिया, ये नियोन है, ये नियोन एटम है, और भी हो सकते हैं ऐसे इस टाइप से नियोन एटम। ये गैस होती है। एटम पास में कब आएंगे? आफ्टर सॉलिडिफाइंग। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आफ्टर सॉलिडिफाइंग, आफ्टर सॉलिडिफाइंग। तो इनके बीच के जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इनका ये हाफ पार्ट होगा, ये क्या होता है? वैन डेर वाल्स रेडियस। तो ये आपका क्या होता है? वैन डेर वाल्स रेडियस। और बेटा ये कंपेयर टू बाकी की कंपैरिजन में क्या होती है? मैक्सिमम, मैक्सिमम एज कंपेयर टू कोवलेंट एंड मेटेलिक। क्यों होता है? ड्यू टू नॉन बॉन्डेड रीजन। उनमें क्या होता है? बॉन्डेड रीजन होता है। कोवलेंट में बॉन्डेड रीजन ज्यादा होता है, आपस में शेयरिंग ज्यादा होती है। मेटेलिक में उसकी कंपैरिजन में कम होती है, यहां पर तो नॉन बॉन्डेड रीजन होता है, यानी बॉन्डेड रीजन होता ही नहीं है। तो यहां पे लिख सकते हो आप, इट इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू, इट इज मैक्सिमम as compared because तो यहां पे इसका रीजन क्या बताओगे? नॉन बॉन्डेड रीजन, बिकॉज नॉन बॉन्डेड रीजन इज प्रेजेंट बिटवीन इनर्ट गैस। एक तो यहां पे हो सकती है। दूसरा बेटा मैं ये भी कह सकता हूं आपको कि आपके पास में क्लोरीन है, एक क्लोरीन एटम ने दूसरे क्लोरीन एटम के साथ में बॉन्ड बना लिया, ये Cl2 मॉलिक्यूल है, ये Cl2 मॉलिक्यूल है। आफ्टर सॉलिडिफाइंग इसको देख रहे हैं, दूसरा ये Cl2 मॉलिक्यूल है, ये भी Cl2 मॉलिक्यूल है। आपस में Cl है, इसके बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कोवलेंट बॉन्ड। और इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इसकी जो हाफ डिस्टेंस होंगी, इसको आप क्या बोल दोगे? कोवलेंट रेडियस, आर कोवलेंट, ठीक है। यहां पर ये जो नॉन बॉन्डेड एटम है Cl2, इसके ये एटम देखोगे, ये नॉन बॉन्डेड है, ये इसके साथ में नॉन बॉन्डेड है। आपस में तो बॉन्डेड है क्लोरीन में, Cl तो आपस में बॉन्डेड है, लेकिन Cl2 आपस में बॉन्डेड नहीं है। उस कंडीशन में ये इसकी जो देखो मिनिमम डिस्टेंस, इसका ये हाफ पार्ट, इस हाफ पार्ट का नाम क्या होगा? वैन डेर वाल्स रेडियस। ये होगा वैन डेर वाल्स रेडियस। तो बेटा आपने ये देखा कि तीन टाइप की रेडियस थी। कोवलेंट रेडियस, जब कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सेम एटम के बीच में, तो उसकी हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, वो होती है कोवलेंट रेडियस। ऐसे ही सेम मेटल के बीच में जब मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसकी हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मेटेलिक रेडियस। फिर अपन ने आए वैन डेर वाल्स रेडियस पे। वैन डेर वाल्स रेडियस में नॉन बॉन्डेड एटम है, वहां पर उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस का हाफ पार्ट क्या होता है? वैन डेर वाल्स रेडियस होता है। क्लियर हुआ? अब देखो कई बार बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये एटम है, ये मान लीजिए कि मेटल है, उसके बीच में कौन सी रेडियस है वो मेजर होगी। नॉन मेटल के बीच में कौन सी रेडियस है मेजर की जाती है। इनर्ट गैस है, उसमें कौन सी रेडियस मेजर की जाती है। देखो क्या बताया, मेटल्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स की। तो मेटल की बात करोगे तो मेटल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक मेटल जैसे सोडियम हो, दूसरे सोडियम के साथ में जुड़ा हुआ है। Fe एटम है, वो दूसरे Fe एटम के साथ में बॉन्डेड है। तो मेटल्स की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा? मेटेलिक रेडियस। ये इंपॉर्टेंट है, ये बेटा पूछा भी जा चुका है। नॉन मेटल्स, यहां पर देखो नॉन मेटल्स लगा दिया, इसका मतलब नॉन मेटल इसकी बात कर रहे हैं। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के अंदर आप देखोगे कौन सी रेडियस होगी? कोवलेंट, एज वेल एज वैन डेर वाल्स। कोवलेंट भी होती है वैन डेर वाल्स। नॉन मेटल देखो कैसे,
Cl क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाया, तो यहां पर कौन सी होगी इनके बीच में, वन कोवलेंट रेडियस, क्लोरीन क्लोरीन। तो यहां पर नॉन मेटल ने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो यहां पे कौन सा बना गया, कोवलेंट रेडियस। अब यहां पे ये मॉलिक्यूल है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, ये दोनों मॉलिक्यूल तो नॉन बॉन्डेड है, तो यहां पर अब इन दोनों की जो शॉर्टेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका हाफ पार्ट, वो कौन सी होगी, वन डेर वाल रेडियस। तो नॉन मेटल में आप ये भी कह सकते हैं कोवलेंट भी हो सकती है, और वहां पर वन डेर वाल है, इसको भी मेजर कर सकते हैं। और एक आपसे पूछा जाता है इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस में तो आप जानते हो एक ही मेजर होगी, कौन सी, वन डेर वाल, वन डेर वाल। ठीक है, तो ये थी आपकी 3 रेडियस, कोवलेंट, मेटेलिक एंड वन डेर वाल। इसके बाद में बेटा अपन पढ़ेंगे आयनिक रेडियस, केटाइन की रेडियस है, एनाइन की रेडियस है, किसकी रेडियस हाई होती है, किसकी रेडियस लो होती है, फिर पीरियोडिक ट्रेंड भी पढ़ेंगे इसका। ठीक है, और एक बात मैं रिपीट कर देता हूं आपको, इससे पहले वाला लेक्चर बेटा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस लेक्चर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसके बारे में बताया था। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं अपन आयनिक रेडियस, उसके अंदर ये सभी अप्लाई भी होंगे, नोट कीजिए इसको। इसके बाद अपन पढ़ते हैं आयनिक रेडियस। नोट कर लिया, देखिए आगे बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। और आपको पता है कि अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ने से लोग एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दूरियां कम हो जाती हैं, ये होगा ना, यानी डिस्टेंस होती है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। देखिएगा आपको क्या बताया, आपका किसी के साथ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, आप उसके क्लोज चले जाओगे, आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और डिस्टेंस का हाफ क्या होती है, रेडियस, तो रेडियस भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो देखिएगा, मैं आयनिक रेडियस पे जाने से पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो अपन ने ये पढ़ा था, ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पे न्यूक्लियस का जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स था, किसके बावजूद, शिल्डिंग इफेक्ट के बावजूद, तो उसका नाम क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। तो किसी भी स्पीसीज के लिए जेड इफेक्टिव होता है, वो क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, इट मींस उसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। या फिर ये कह सकते हो शिल्डिंग इफेक्ट जितना कम होगा, यानी इनर इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होगा। इट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ए स्पीसीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, दोबारा रिपीट कर देते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, 2 वर्ड पढ़े थे अपन ने कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम है, उसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है 2 फोर्स फील करता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन, इनर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। ठीक है, तो अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा, जब न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होगी। न्यूक्लियस की पावर ज्यादा कब होगी, जब उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स क्या होगा, कम। तो अपन ये कह सकते हैं ना, फॉर ए स्पीसीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। लिखिएगा, फॉर ए स्पीसीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लिखिएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप किससे लिखते हो, जेड इफेक्टिव, ऐसे भी लिख सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ए स्पीसीज इज डायरेक्टली proportional to ratio of proton and electron। देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोटॉन, यानी जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतने ज्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, और इनवर्स किसके होता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोटॉन, इनवर्सली होता है इलेक्ट्रॉन।
बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ये पढ़ते हैं, रेडियस का ये फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये हाइड्रोजन एटम है उसके लिए रेडियस होती है, एंगस्ट्रॉम के अंदर आती है, ठीक है। अगर यहां पर ये किसके लिए होता है, ये एप्लीकेबल होती है फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर आप जेड रिप्लेस बाई जेड इफेक्टिव, अगर आप जेड को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस से रिप्लेस कर दो तो ये वाला जो फॉर्मूला रेडियस का जो बॉन्ड ने दिया था, ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम है उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। देन आर इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड इफेक्टिव, और ये किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम है इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये बेटा आपको मैं रिपीट करवाई कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स, प्रोटॉन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, या इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। और आपको ये पता लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पास में आएगा, पास में आने से दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होने से हाफ डिस्टेंस भी कम होगी, इट मींस रेडियस कम हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये अट्रैक्शन को ही तो बता रहा है, न्यूक्लियस का लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन। और थ्योरेटिकली अपन क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी बिटवीन जो डिस्टेंस है उसी का नाम क्या होता है, रेडियस। और वो डिस्टेंस अट्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ में कम होने लगेगी, ठीक है। अब देखिए आगे अपन पढ़ना चाह रहे थे आयनिक रेडियस, और मैं आपको ये बता रहा हूं आयनिक रेडियस आर ऑफ टू टाइप, रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन, एनाइनिक रेडियस या फिर कैटाइनिक रेडियस। इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, 4 नंबर लिखेंगे आयनिक रेडियस, नोट कर लिया, लिखिएगा आयनिक रेडियस। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं आयनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। एंड बेटा आपको ये बता आयनिक रेडियस आर ऑफ टू टाइप, आयनिक रेडियस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी होगी, कैटाइनिक रेडियस एंड एनाइनिक रेडियस। या फिर ये लिख सकते हो रेडियस ऑफ कैटाइन एंड सेकेंड वन रेडियस ऑफ एनाइन। ठीक है, अब देखो कैटाइन की रेडियस, रेडियस ऑफ कैटाइन, बेटा मैं ये बोल रहा हूं आपको कैटाइन है उसकी रेडियस उसके रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम है उससे हमेशा कम होती है। फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूं, रेडियस ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज लेस देन रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम। ठीक है, क्यों होती है अभी आपको जो जेड इफेक्टिव वाला बताया ना उससे आएगा। रेडियस ऑफ कैटाइन, रेडियस ऑफ कैटाइन is always less than radius of respective neutral atom, respective neutral atom, जो भी उसका न्यूट्रल एटम है उससे कम होगी। देखो कैसे, जैसे मैंने सोडियम लिखा, ये न्यूट्रल एटम है, आपने यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो किस में कन्वर्ट होगा, Na+ में। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। देखो इसके प्रोटॉन के नंबर देखो, प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू जेड, कितने एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है चाहे कैसी भी स्पीसीज बने, क्योंकि प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो कैटाइन बन रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो एनाइन बन रहा है। ये सारा खेल तो किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पे भी कितना होगा 11।
इलेक्ट्रॉन देखोगे तो यहां पर कितना आ रहा है 11, न्यूट्रल में तो इक्वल ही होगा, यहां पे क्या होगा 10। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने देखा था जेड इफेक्टिव, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का रेशियो होता है, तो यहां पे क्या होगा 11/11 1, यहां पे क्या होगा 11/10 1.1। और अपन ये जानते हैं जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के साथ साथ में रेडियस होगी वो डिक्रीज होगी, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना इसी के लिए विद इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेडियस विल डिक्रीज। फिर से बोल रहा हूं, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, रेडियस ऑफ केटाइन इज ऑलवेज लेस देन रेडियस ऑफ रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम। किसी भी रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम के रेस्पेक्ट में उसका जो केटाइन बनेगा उसकी रेडियस कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम कन्वर्ट इन केटाइन, और केटाइन में जाएगा तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? विद इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, अटेक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, ये तो होगा ना, विद इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अटेक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। और आप ये जानते हो अट्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ में किसी के साथ अट्रैक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं, पास में आते हैं, तो इससे क्या होगा, रेडियस है वो डिक्रीज होगी। क्लियर है? दिखाई दे रहा है ना लास्ट तक? तो केटाइन है इसकी रेडियस होगी वो एनाइन की कंपैरिजन में, सॉरी क्या न्यूट्रल एटम है उसकी कंपैरिजन में, लास्ट का थोड़ा सा कट गया, मैं इसको हटा के फिर से लिख देता हूं, अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, रेडियस विल डिक्रीज। ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज। ठीक है, ऐसे देखो रेडियस ऑफ एनाइन या एनाइन की रेडियस ऑफ एनाइन, अब मैं आपको ये बोल रहा हूं रेडियस ऑफ एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम। स्टेटमेंट लिख रहा हूं फिर सेटिस्फाई कर रहा हूं इसको, रेडियस ऑफ एनाइन is always greater than radius of respective neutral atom। देखो एग्जांपल से बता रहे हैं, आपके पास है क्लोरीन, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसने, तो किस में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन, Cl माइनस में। यहां पे Z इक्वल टू प्रोटॉन कितना है 17, प्रोटॉन यहां पे भी कितना है 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल के अंदर बेटा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17। एंड हियर इलेक्ट्रॉन इज 18, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 18। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता P/E, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रेशियो। यहां पे तो कितना हो गया 1, यहां पे क्या होगा 17/18, तो क्या होगा लेस देन 1। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है डिक्रीज हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो गया, इट मींस इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रिपल्सन बढ़ गया, रिपल्सन बढ़ेगा, आप किसी से रिपल्सन बढ़ता है तो आप उसके पास जाते हो और दूर जाते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई, इसलिए रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज। इसलिए यहां पे रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो आपको सोडियम और Na और Na प्लस में देखोगे तो किसकी रेडियस ज्यादा होगी, सोडियम की ज्यादा होगी। Cl और Cl माइनस में देखोगे किसकी ज्यादा होगी, Cl नेगेटिव की ज्यादा होगी। इट मींस रेडियस ऑफ एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम,
एंड रेडियस ऑफ केटाइन इज ऑलवेज लेस देन रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए और एक्सप्लेन करेंगे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में रेडियस का ऑर्डर बेटा पूछा जाता है, नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए इससे। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए आप ही जानते हो, सबसे पहले ये बताओ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? आइसो मीन्स इक्वल या सेम। इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इट मीन्स ऐसी स्पीसीज जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं, उनको बोल देंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नोट कर लिया? मिटा दें, देखिएगा आगे। अपन बात करें फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसमें रेडियस का किस टाइप से ऑर्डर बताएंगे। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूं फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। और इस स्टेटमेंट को मैं सेटिस्फाई करके बताता हूं आपको। देखो, अपन बात कर रहे हैं फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक दोज स्पीसीज विच हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसको क्या बोलोगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बात करें तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? कि फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखो कैसे, आप ये जानते हो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन के नंबर को, एटॉमिक नंबर। सेम इलेक्ट्रॉन हो तो यहां पे सिग्मा क्या हो गया? उसका कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, इट मींस शिल्डिंग इफेक्ट है वो सेम है। तो किस पे डिपेंड करेगा जेड इफेक्टिव? एटॉमिक नंबर पे। तो आपको ये पता है कि एटॉमिक नंबर है ये बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस होगी वो क्या होगी? डिक्रीज। ठीक है, तो क्या रिलेशन हो गया? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड। तो फॉर, लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये लिख सकते हैं ना, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जेड इफेक्टिव तो होता ही है, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए आप ये भी लिख सकते हो जेड। ये किसके लिए है? फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। चलो एग्जांपल से बताता हूं मैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा N-3 O-2 F नेगेटिव Na प्लस Mg+2 एल्यूमिनियम +3। These all species are isoelectronic because these species have equal number of electrons। देखिएगा, एटॉमिक नंबर देखें आप, इलेक्ट्रॉन देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, 8, 9, 11, 12 और ये 13। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 -3, इट मीन्स इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10, 9 और 10। प्लस मीन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले के न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोथ आर इक्वल, और वो किसके इक्वल होते हैं? उसके एटॉमिक नंबर के। तो यहां पे प्लस आई, इट मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? 10, 10, 10। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर तो सेम है। फिर आपने देखा प्रोटॉन, प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू जेड। इसमें कितने? 7, 8, 9, 11, 12, 13। तो इधर से इधर आप गए, एनाइन से केटाइन की तरफ गए,
तो आपने देखा प्रोटॉन है, इसके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये भी इंक्रीज होगा, यहां पे आपको बताया। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से रेडियस होगी वो आपकी डिक्रीज होगी। तो ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा, n-3 और -2 F नेगेटिव Na+, Mg+2 एंड एल्यूमिनियम +3। क्लियर है? एक आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको करना है, ऑर्डर बताना है। चलो मैं इधर ही लिख देता हूं, आपको ऑर्डर बताना है। मान लो कि ये दे रखा आपको फॉस्फोरस -3 है, एटॉमिक नंबर होता है 15, चलो मैं ये लिख भी देता हूं, सल्फर 16, Cn नेगेटिव 17, पोटेशियम 19, कैल्शियम +2 20। सबसे पहले देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, पॉज करके एक बार ऑर्डर अपने से बनाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, देखो 15 न्यूट्रल में 15 थे, -3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, 16 + 2 18, 17 + 1 18, 19 प्लस का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 19 से 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो कितना होगा 18, 20 से 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए कितना हुआ 18। तो आपने यहां पे देखा इस साइड में आप गए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के नंबर तो सेम है सब में, इलेक्ट्रॉन तो क्या है सब में कितने हैं 18। उसके बाद में आप किस पे कंसीडर करते हो, किस पे कंसंट्रेट करोगे, जेड पे। जेड यहां पे जाओगे तो जेड इंक्रीज हो रहा है, और आपको ये पता है जेड इंक्रीज होने के साथ साथ में जैसे जेड इंक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं तो रिपल्सन तो कम हो गया, इलेक्ट्रॉन की कहानी तो रिपल्सन है, जबकि प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो बढ़ता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया तो रेडियस होगी वो कम होगी, ये ऑर्डर होगा। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। तो ये थी बेटा रेडियस आपकी, कौन कौन सी रेडियस आपने पढ़ी, कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस के बाद में अपन ने डिस्कस किया मेटेलिक रेडियस, फिर वैन डेर वाल्स रेडियस, और इसके बाद में थी आयनिक रेडियस। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।